नमस्कार, अनादि विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चली चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक और आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला भी चला। मुख्यमंत्री के सीधे निशाने पर जहां नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ थे, तो नाथ ने भी शिवराज पर पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। सवाल ये कि जब 2 दिन पहले कमलनाथ राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना वक्तव्य दे रहे थे, तब वो अपनी तत्कालीन सरकार को क्लीन कॉलर बताने में लगे हुए थे। जितनी कोशिश उन्होंने सरकार को घेरने की नहीं की, उतनी कोशिश अपनी 15 महीने की सरकार पर लगे दाग पोंछने की। और आज जब सीएम शिवराज जवाब दे रहे थे, तो उन्होंने भी कमलनाथ को घेरने की पूरी कोशिश की, जिसका हिंट वो उसी दिन दे चुके थे जिस दिन कमलनाथ ने राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब दिया था। तो आज इसी मुद्दे पर होगी बात, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर आज बयान दिया। इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के उन सभी सवालों का जवाब दिया जो कमलनाथ ने राज्यपाल के अभिभाषण पर आरोप लगाए थे और प्रदेश सरकार की कई योजनाओं पर सवाल खड़े किए थे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ को जवाब तो दिया ही, साथ ही तत्कालीन कांग्रेस सरकार और कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ पर कई तीर भी दागे और कहा कि कांग्रेस में एक नहीं कई ऐसे वचन थे जो पूरे नहीं होने की वजह से जनता में नाराजगी थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने ही विधायकों से मुलाकात नहीं करते थे। कमलनाथ सरकार ने फसल बीमा का प्रीमियम जमा नहीं किया था, लेकिन बीजेपी सरकार ने फसल बीमा की राशि किसानों को दी। कांग्रेस सरकार ने हमेशा खजाना खाली होने का बहाना दिया, लेकिन अगर बीजेपी सरकार ने कर्जा लेकर किसानों के खाते में पैसे डाले हैं, तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? कोरोना काल में किसानों के खाते में पैसे डाले, उनकी फसल भी खरीदी। वहीं माफियाओं पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया और कहा कि सत्ता और दलालों को बीजेपी सरकार छोड़ेगी नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा वो जानते हैं कि रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन कैसे होता है। रेत के अवैध उत्खनन, शराब तस्करी और भूमाफियाओं पर सरकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री के बयान की जानकारी दी मंत्री विजय शाह ने। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सदन के नेता हैं और उनके भाषण के बीच में जिस तरीके से टोका-टोकी हुई, सदन की परंपराओं का निर्वहन नहीं हुआ और कमलनाथ जी और उनके साथियों ने अपने भड़ास को निकालने का प्रयास किया। जो हमारी सरकार की उपलब्धियां थी करोड़ों रुपए की, उसको जब माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे तो वो अगले बगले झाँक रहे थे। आज उनका भाषण मध्य प्रदेश को, जो राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब हुआ, वो हमारे मध्य प्रदेश के विकास के लिए एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। तो ये थे प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह, जिन्होंने नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ पर जमकर तंज कसा। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आरोपों का नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने भी जवाब दिया और सदन में दोनों नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। ये तो थी आज की बात, लेकिन जब कमलनाथ ने राज्यपाल के अभिभाषण पर भाषण दिया था, तब वो प्रभावहीन नेता से ज्यादा और कुछ नहीं लग रहे थे, क्योंकि उस दिन कमलनाथ के भाषण में कोई दम नजर नहीं आया। लेकिन आज राज्यपाल के अभिभाषण पर जब मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, तो ऐसा लग रहा था कि राज्यपाल के अभिभाषण पर नहीं, विपक्ष में बैठे कमलनाथ को घेरे हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो शिव के बाण निशाने पर नाथ। विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच तीखी बहस देखने को मिली। हालांकि मुख्यमंत्री के बयान के दौरान कांग्रेस विधायकों ने हंगामा भी किया, लेकिन मुख्यमंत्री मानो आज विधानसभा में अजय रथ पर बैठ कर आए थे और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर सवालों पर सवाल दाग रहे थे। तो सवाल हुए, जवाब हुए, लेकिन सवाल यही कि जनता के मुद्दों पर कितनी बात हुई, या यूं कहें कि कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष महत्वपूर्ण पद पर हैं, जनता के मुद्दों को वही सदन में उठा रहे थे, लेकिन उनकी बातों में क्या ऐसी कोई बात सुनाई दी जो जनता के बारे में हो? ऐसा लगा कि वो जितना भी बोले, सिर्फ अपनी सरकार यानी 15 महीने का जो उनका कार्यकाल रहा, उसको क्लीन कॉलर बताने में पूरा समय उन्होंने दिया। चलिए हम और भी समझने की कोशिश करते हैं।
ब्रजेश चौकसे जी हमारे ब्यूरो हेड हैं, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, साफ है जो काम नेता प्रतिपक्ष का होना चाहिए वो काम करते हुए दिखाई तो नहीं दिए कमलनाथ। जनता के मुद्दों को सरकार के बीच में उठाना था या फिर सरकार को उन मुद्दों से घेरना था। अब बाहर जब तक ये लोग रहे विपक्ष के नेता, हमने सुना महंगाई के मुद्दे पर बात करेंगे, महिलाओं के मुद्दे पर बात करेंगे, न जाने कितनी और बातें, लेकिन सदन में जब नेता प्रतिपक्ष को इन तमाम बातों को रखना था तब वो राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर कह रहे थे कि इतनी बार उन्होंने ये कहा, इतनी बार उन्होंने ये किया, और उसके बाद जब उन्हें पूरी बात करनी थी तो वो लगा नहीं कि जनता के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा लगा 15 महीने के अपने काम को लेकर वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए पारुल, निश्चित तौर पर उनको 15 माह से बाकी के जो माह निकले हैं भाजपा सरकार के उससे तुलना करना थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये चूक कर गए कि जो अब कोरोना काल में सरकार की खामियां थीं और जो उनकी सरकार जाने के बाद इस सरकार ने क्या किया है उस पर बात करना थी, महिला अपराधों पे बात करना थी, बस हादसे पे बात करनी चाहिए थी, घोटालों पे बात करनी चाहिए थी। तो जो सरकार को घेरने के जो उनके पास मौका था वो चूक गए। वैसे भी हम देखते हैं कि यदि इस मामले पे हम बात करें कि कांग्रेस में वक्ताओं के मामले में कांग्रेस हमें कंगाल दिखती है, जबकि भाजपा अमीर। यहाँ अच्छे वक्ता हैं, अच्छे तथ्यों के साथ बात रखते हैं, भाषण शैली उनकी बहुत अच्छी है। अब फिर शिवराज जी की बात करें तो उनकी भाषण शैली के बहुत सारे कायल हैं लोग, और शिवराज जी की जब हम बात करते हैं तो उनकी गवई शैली रहती है, मतलब शुरुआत ही उन्होंने भाषण शैली के कारण की है। भाषण जो उनके देते थे तो लोग उनके मुरीद हो जाते थे। जब कोई बड़ा नेता, जब हम सुनते हैं शिवराज जी के बारे में कि जब वो विद्यार्थी परिषद में युवा मोर्चा में थे या गांव में कोई उनके क्षेत्र में बुधनी क्षेत्र में कोई बड़ा नेता आता था तो मंच पे जब तक नेता के आने में समय लगता था तो शिवराज जी को खड़ा कर दिया जाता था भाषण देने के लिए। उनकी भाषण शैली ऐसी थी कि लोग जो श्रोता रहते हैं वो छोड़ के नहीं जाते थे उनके जब तक वो लोगों को रोके रखते थे, जब तक कि मुख्य वक्ता ना आ जाए, मुख्य अतिथि ना आ जाए। वो ये शुरुआत से उनकी है। और वैसे भी वो दर्शन शास्त्र में गोल्ड मेडलिस्ट है, तो उनके जो भाषण शैली है उसमें दर्शन के भाव भी दिखाई देते हैं, जनता से जुड़े हुए रहते हैं वो, और जिस तरह के चुटीले अंदाज में वो भाषण देते हैं और जिस तरह से कटाक्ष करते हैं विपक्ष पे, तो निश्चित तौर पर लोग उनका भाषण सुनने के लिए खड़े रहते हैं। और वो तथ्यात्मक रूप के साथ हकीकत को जो बयान करते हैं, जो लोगों से जुड़ी हुई चीज़ों को बयान करते हैं, उसके कारण हमें लगता है कि शिवराज जी का मुकाबला यदि हम कमलनाथ जी से भाषण के मामले में करेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने को मिलेगा। कमलनाथ जी सीधी बात करते हैं, उनका भाषण शैली ऐसी आकर्षक नहीं है और वो मैनेजमेंट के माहिर माने जाते हैं। पब्लिक में उनकी ऐसी इमेज नहीं है भाषण के काज बनी हो। शिवराज जी पब्लिक के नेता माने जाते हैं। तो निश्चित तौर पर यदि हम देखते सदन में तो पहले से जैसी उम्मीद थी कि उनका भाषण इतना प्रभावी नहीं रहेगा जितनी विपक्ष के नेता के साथ होने चाहिए, लेकिन वो चूंकि विपक्ष के नेता थे तो और ज़्यादा आक्रामक तरीके से अपनी बात रख सकते थे, सरकार को घेर सकते थे। तो निश्चित तौर पे आज जब शिवराज जी जो भाषण शैली में उनको जो जवाब दे रहे थे तो वो उन्हें कहीं ना कहीं बचाव करते हुए अपनी सरकार का दिखते। बिल्कुल। यशपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ बीजेपी से फोन लाइन पर बने हुए हैं। यशपाल सिंह सिसोदिया जी, आपका स्वागत है आदि टीवी में। जी पारुल जी, थैंक यू। सिसोदिया जी, हम बात कर रहे हैं दोनों जो बड़े नेता हैं हमारे मध्य प्रदेश के, एक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और दूसरे कमलनाथ जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं इस वक्त। विधानसभा में जब दोनों ने अपनी बात रखी तो हम खास तौर पर जब कमलनाथ जी की बात करें तो भी बहुत देर से हम वही चर्चा कर रहे थे, लेकिन चूंकि आप बीजेपी से हैं तो हम बात करेंगे कि शिवराज जी जो उनको बताना था कि आगे किस तरह के काम होंगे, ये तमाम वो चीज़ें जो विधानसभा में जनहित के लिए बात करनी थी कि आगे का रोड मैप क्या है, लेकिन पूरा टाइम वो विपक्ष में जो खास तौर पर कमलनाथ जी हैं उनकी बातों को लेकर जवाब देते हुए नजर आए हैं, या यूं कहें कि सरकार पर कोई और सवाल न खड़ा कर दे इसलिए सरकार को बचाते हुए नजर आए। नहीं, देखिए पारुल जी, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि माननीय कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में सदन में राज्यपाल जी के अभिभाषण पर मन से नहीं बैठे थे, वो मजबूरी से बैठे थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने और पूरे सदन ने इस बात को लेकर के कमलनाथ जी से आग्रह किया था कि आपका नेता प्रतिपक्ष का ओपनर थे, नेता प्रतिपक्ष को सबसे पहले बोलना पड़ा। उनकी कुछ मजबूरी हुई होगी, मुझे नहीं पता वो ओपनर क्यों बन गए, बल्कि हमेशा ये परंपरा रहती है कि 7, 8, 10, 12, 15 वक्ता बोल देते, फिर अंत में नेता प्रतिपक्ष बोलता है, फिर उसके बाद उसका जवाब माननीय सदन का नेता मुख्यमंत्री देता है। ये हमेशा परंपरा रही है। लेकिन कमलनाथ जी ने भाषण दे करके जब जाने वाले थे अपना भाषण दे करके, तब मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आपने अपनी बात पूरी कर ली, मेरी बात भी सुनना पड़ेगी। और
और शायद उसी कारण से, वो मजबूरी के कारण से पूरे 2 घंटे तक जब तक शिवराज जी बोलते रहे बैठे। और शिवराज जी देखिए 2 घंटे में बोलने का व्यक्ति का व्यक्तित्व है। वे जिस प्रकार से बात कर रहे थे, भूतकाल की भी उन्होंने बात करी और दिग्विजय सिंह जी की सरकार के समय की जो कमियां खामियां थी उनसे तुलना करी, और हमारा जो अपना मध्य प्रदेश वर्तमान में जिस ग्रोथ में जिस ऊंचाई पे जा रहा है उसकी उन्होंने बात करी। कोरोना कालखंड में जिस प्रकार से चुनौतियां हमको मिली, सरकार को मिली, कमलनाथ जी की सरकार चली गई, उसके बाद कोरोना का सामना हमने किया, माननीय मुख्यमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। उनकी एक एक बात देखिए आप। पेट्रोल डीजल के मामले में भी शिवराज जी के नेतृत्व वाली सरकार ने कब कितना रिलैक्शन दिया, कितना टैक्स में कटौती करी, वो सब आंकड़े उन्होंने बताया। तो कमलनाथ जी निरुत्तर हो गए। अंतोगत्वा कमलनाथ जी को कहना पड़ा कि आपसे कोई जीत नहीं सकता। तो आप देखिए कमलनाथ जी तो मजबूर नेता है, मजबूत नेता नहीं है, इसलिए कि कांग्रेस तो बिखरी पड़ी है। और जब कांग्रेस बिखरी पड़ी रहती है तो प्रतिपक्ष की जो भूमिका रहती है, उस प्रतिपक्ष की भूमिका में कांग्रेस कुछ भी नहीं कही पे। इस राज्यपाल जी के अभिभाषण में, महामहिम के अभिभाषण में जो प्रतिपक्ष की भूमिका होना चाहिए थी, जो कमियां दिखाना चाहिए, कमियां दिखा नहीं पाए। सिर्फ एक बात कहते हैं, बेंगलोर हमारे लोगों को ले गए, हमारे जो हमारे दल में हमारे लोग नहीं हुआ। लेकिन सवाल वही कि इन तमाम चीजों को लेकर जो मुख्यमंत्री साहब हैं उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन जैसे 3 टेंसेस होते हैं ना, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये फ्यूचर गायब रहा था सर थोड़ा सा। ब्रिजेश जी हमारे साथ जुड़े, हमारे ब्यूरो हेड के मिश्रा जी भी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए, उनका स्वागत कर लेते हैं। के मिश्रा जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। जी थैंक यू। मिश्रा जी आप बने रहिए। पहले मैं ब्रिजेश जी से कमेंट लेना चाहूंगी। ब्रिजेश जी, यशपाल सिंह सिसोदिया जी ने अपनी टिप्पणी दी, आपको लगता है कि जो चीजें सदन में हुई हैं उसके बारे में जो वो कह रहे हैं वो सटीक बिल्कुल फिट बैठता है? देखिए पारुल जी, सदन में चर्चा होती है, जवाब भी दिए जाते हैं आरोपों के, उसके साथ सरकार अपना रोड मैप भी बताती है। तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि आगे का जो रोड मैप बताना चाहिए तो उसमें कहीं ना कहीं वो बता नहीं पाया सरकार। सिसोदिया जी कह रहे हैं कि कमलनाथ जी मजबूर नेता हैं, मजबूत नेता नहीं है, तो इसका जवाब तो ज़रूर मिश्रा जी देंगे। लेकिन सरकार का काम है कि यदि आप पे कोई आरोप लग रहे हैं तो उनकी भी आप सफाई से कहें कि निष्पक्ष रूप से जांच करा ली जाएगी ताकि दूध का दूध पानी हो जाए। लेकिन उस तरह से आरोप आप कटाक्ष करके कि आपकी 15 माह की सरकार ने क्या किया, उस पर सवाल दाग कर आप बच निकलेंगे। और वो 15 साल जो दिग्विजय सिंह शासन के काल के 15 साल, वो 10 साल की आप गिनती करेंगे तो वो समय तो बहुत हो गया, क्योंकि आपने उसके बाद 15 साल सरकार चला लिए। तो आप 15 माह का जरूर जिक्र करें, उन दिनों का क्यों जिक्र कर रहे हैं? उसके बाद तो बहुत कुछ नदी से पानी बह चुका है। बिल्कुल। चलिए के मिश्रा जी से हम कमेंट ले लेते हैं। के मिश्रा जी, तो ये चर्चा इसलिए सामने आई है कि नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी जो तमाम मुद्दों को लेकर आप बाहर भी कह रहे थे कि हम इन मुद्दों पर घेरेंगे सरकार को, हमने तमाम विपक्ष के नेताओं से बात की थी, लेकिन सदन में वो चीज दिखाई नहीं दी और अब एंड में आके वो ये कहते हैं कि आपसे कोई नहीं जीत सकता। देखिएगा, संसदीय मर्यादाओं का पालन करते हुए, भाषाई मर्यादाओं और मानवीय सभ्यताओं का पालन करते हुए सदन में माननीय कमलनाथ जी ने अपनी भूमिका बखूबी निर्वहन की है। क्योंकि वो के राष्ट्रीय कद के नेता हैं, वो छिछोरे लेवल की बातें करते नहीं हैं। एक गंभीर नेता के रूप में जो राजनीतिक चरित्र विधानसभा में कमलनाथ जी को नेता प्रतिपक्ष के बतौर दिखाना जाना चाहिए था, उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर निभाया है और आगे भी निभाएंगे। क्योंकि ये बजट सत्र है, काफी दिनों बाद बजट सत्र हो रहा है। कोरोना के राजनीतिक आंकड़े निकाल कर सरकार ने कई सत्रों को आहूत होने से रोका है, तो उसका भी सम्मान करते हुए, जनप्रतिनिधित्व कानून का दायित्व निभाते हुए विपक्ष जो एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, एक अच्छी संख्या बल के साथ में एक विपक्ष है और लोकतंत्र के लिए अच्छी संख्या में विपक्ष होना जरूरी है, उसका निर्वहन हम लोग कर रहे हैं। मिश्रा जी, हमारे साथ सिसोदिया जी भी जुड़े हैं, वो कह रहे थे अभी कि कमलनाथ जी तो मजबूर नेता है, मजबूत नहीं है, और वो तथ्यों के साथ जिस तरह से मजबूत विपक्ष है उस तरह से सरकार को घेरने में नाकामयाब रहे हैं। अब सिसोदिया जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, अब वो सरकार को घेर कर किन भावनाओं का या उनके आंतरिक संघर्ष का भावनाओं को उद्वेलित कर रहे हैं तो मैं नहीं कह सकता हूँ, मगर सिसोदिया जी खुद एक अच्छे पार्लियामेंटियन हैं, तो वो कमलनाथ जी की इस शैली की बनिस्बत उन्हें आलोचना करने की तारीफ करनी चाहिए। यानी मैं प्रशंसक हूँ सिसोदिया जी का कि वे कभी भी अगंभीर और भाषाई मर्यादाओं में रहकर बात करते हैं, कभी भी उन्होंने अपरिपक्व नेता की भूमिका सदन में नहीं निभाई है, यही कारण वो जीतते भी आ रहे हैं। तो एक गंभीर नेता दूसरे गंभीर नेता की आलोचना करे, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है।
लेकिन मिश्रा जी, लगातार सवाल यही उठ रहे हैं, क्यों मजबूर और मजबूत कहा जा रहा है? इसलिए कि जितनी भी देर हम उनकी बातों को समझ रहे थे, जो बाहर निकल कर आए उनके बयान, ये कि वो पूरा टाइम अपने 15 महीने के कार्यकाल को व्हाइट कॉलर बताने में जुटे रहे। नहीं, तो इसलिए आप देखिएगा कि व्हाइट कॉलर कॉलर हम थे तो हम बता रहे हैं अपने आप को व्हाइट कॉलर। यदि कमलनाथ जी मजबूर नेता थे, मजबूत नहीं थे, तो उनकी मजबूती से डरकर ही तो सरकार ने खरीद फरोख्त करने के बाद बिकाऊओं के दम पर अपनी सरकार बनाई है। यदि वो 5 साल कमलनाथ जी रह जाते तो मध्य प्रदेश में 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी का वजूद दिखाई नहीं देता। ये भय था भाजपा को। तो क्या सरकार विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए और कोई मुद्दे नहीं थे क्या, जो घेराबंदी नहीं की जा सकी, जिस तरह से आक्रामक होना चाहिए था? देखिए, आक्रामक से आशय क्या? शीशा फोड़े, टेबल फोड़े, कुर्सियां फेंके, ये आक्रामकता होती है क्या? विधानसभा या पार्लियामेंट के भीतर आक्रामकता बौद्धिक स्तर पर होती है, प्रामाणिक स्तर पर होती है। मैं भी उसी स्तर की बात कर रहा हूं। मेरा निवेदन सुनिएगा। हो हल्ला करने के बाद यदि प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है, कल जीतू पटवारी जी के भाषण को लेकर कितने विघ्न डाले गए सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा, यदि उनमें यही नैतिकता है तो उस नैतिकता के सामने हम भी अनैतिक हो जाएं क्या? ठीक है, लेकिन मिश्रा जी, आप जब भी बात करते हैं, हमेशा हमने आपके जब बयान सुने हैं, आप जब एज अ प्रवक्ता जब किसी भी टीवी चैनल पर प्रेजेंट करते हैं, हमेशा आप कंटेंट पर बात करते हैं, आपके पास पूरे आंकड़े होते हैं, आपके पास तथ्य होते हैं, और सीधे और तीखे हमले करते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ सिसोदिया जी को बचाव करते हुए दिख रहे हैं वो। नहीं, इसलिए देखिए, मैं अपने राजनीतिक जीवन में अच्छे को अच्छा कहता हूँ, बुरे को खूब बुरा कहता हूँ। सिसोदिया जी को मैं इसलिए लाइक करता हूँ कि वे जब भी प्रतिपक्ष के तौर पर भी सदन में अपना परफॉर्मेंस देते थे, सत्ता के साथ भी रहकर जब उन्होंने परफॉर्मेंस दिया, तो मैंने कई विधानसभा की कार्यवाही देखी है। वो एक अच्छे नेता है, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, वो संसदीय मर्यादाओं और भाषाई मर्यादाओं को पालन करते हुए अपनी बात रखते हैं। मैं उनका प्रशंसक हूँ। चलिए, सिसोदिया जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी तक जब विपक्ष की बात होती है तो यही कहा जाता है कि सरकार से सवालात होंगे, उनसे पूछा जाएगा कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, या ये मध्य प्रदेश में हो रहा है तो क्यों हो रहा है, आपने कहाँ कमी छोड़ दी। लेकिन उस मामले में बच गए आप लोग, कुछ पूछा नहीं गया ज्यादा आप लोगों से। देखिए, एक तो मैं के मिश्रा जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनसे बहुत जूनियर हूँ। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तब छात्र नेता के रूप में के मिश्रा जी की डायनामिक छवि थी। आज भी मैं उनकी इस बात को लेकर के प्रशंसा निश्चित करूंगा कि वो साफ ब्रजेश जी, आप दोनों की तारीफ कर देते हैं। आइए सर, टॉपिक पर आ जाइए। मैं टॉपिक पर आ रहा हूँ। देखिए, आपने क्या पूछा, एक बार रिपीट कर देंगे थोड़ा सा? लीजिए, सवाल ही नहीं सुन पाया। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ। के मिश्रा जी ने कहा कि उन्होंने पूरी कोशिश की एक शालीनता से विपक्ष की आवाज सदन में रखने की, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि विपक्ष जब जब अटैक करता है सरकार के ऊपर या घेराबंदी करता है तो आंकड़े होते हैं। पूछा जाता है कि आपने अब तक क्या किया, क्या नहीं किया। मध्य प्रदेश में जब हम बाहर रहते हुए इनकी बातें सुन रहे थे तो फ्यूल महंगा हो गया, सिलेंडर महंगा हो गया, जो क्राइम हो रहे हैं, विमेन क्राइम, उस पर बात हो रही थी, और भी कई मुद्दे। लेकिन सदन पर आप उस तरह से घिर नहीं पाया, बच गए। नहीं, देखिए, बचने का सवाल है। देखिए, प्रतिपक्ष की भूमिका आक्रामक से मेरा तात्पर्य कि थोड़ा सा जानकारी के साथ बोलें। कांग्रेस सदन में इस प्रकार से अपना वक्तव्य पेश करती है बिना आंकड़ों के, बिना तथ्यों के, कि वो ऊपर निकल जाता। मेरा फिर कहना है कि प्रतिपक्ष की भूमिका में कांग्रेस वो चीज देने में असफल और असमर्थ इसलिए होती है कि सदन में भी आते हैं तो औपचारिकता करते हैं, प्रदर्शन, धरना या एप्रिन पहन के आ जाना और बाहर जाकर के बाइट दे देना। और ये कांग्रेस का एक नेचर है। कांग्रेस सदन में तथ्यों के आधार पर कभी नहीं बैठी है। और वैसे भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस कोरोना काल में और शिवराज जी के नेतृत्व में भी जो हमको एक साल भर होने आ जाएगा, अभी कोरोना के इस काल में हमने जो मेहनत करी और जिस प्रकार से इस प्रदेश को, जनता को स्वास्थ्य की सेवाएं दी है और जिस प्रकार से सरकार ने काम किया है, उसके कारण से कांग्रेस अब ठीक है काढ़े को लेकर के प्रश्न कर सकती है, निजी चिकित्सालय में बहुत पैसा दे दिया, भ्रष्टाचार हो गया, ये आरोप ही आरोप है। अन्यथा जो व्यवस्था अव्यवस्था के रूप में थी और अस्पतालों की जो व्यवस्था है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, चाहे निजी चिकित्सालय चाहे सरकारी चिकित्सालय, उसके बाद भी कोरोना के इस महामारी में सरकार ने जो कटिबद्धता करी श्रमिकों के लिए, मरीजों के लिए, परिवहनकर्ताओं के लिए, हर क्षेत्र में अगर आप देखें तो जो हमको संकट मिला है उस संकट से हम उभरे हैं। ठीक है सिसोदिया जी, आपका फ्लोर मैनेजमेंट भी तो हो सकता है कि जिस तरह से कमलनाथ जी के और मुख्यमंत्री के संबंध अच्छे हैं,
तो फ्लोर मैनेजमेंट कर लिया और कांग्रेस वैसे आप पे हमलावर नहीं हो पाई हो? नहीं, देखिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, आज जितना व्यवधान कांग्रेस के लोगों ने और कमलनाथ जी, मैं समझता हूँ आज 25 से 30 बार हर बात का जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री जी का उठे हैं, जबकि नेता प्रतिपक्ष को बोलने का अधिकार था वो खो चुके थे, क्योंकि वो अपना वक्तव्य दे चुके थे। हर मुख्यमंत्री जी की हर बात के बाद में सीट पर वे उठे हैं और उनके उठने के साथ साथ उन्हीं के दल के कई कांग्रेसी विधायकों ने इंटरप्ट किया, व्यवधान खड़ा किया, लेकिन तथ्यों की बात कांग्रेस आज भी नहीं कर पाई। के मिश्रा जी, अब तथ्यों के बारे में बात कांग्रेस नहीं कर पाई है, कह रही है बीजेपी भी, लेकिन बात वहीं आकर खड़ी हो जाती है कि इतने समय के बाद सत्र शुरू हुआ, प्रश्नकाल भी, और अच्छे से चल रही है सारी चीजें, लेकिन बावजूद उसके ये भी कहा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ वो मौका चूक गए जो सरकार को घेरने के लिए उन्हें इतने समय के बाद मिला था। सारी कसर निकाल लेनी चाहिए थी शालीनता से। मैं कह रहा हूँ कि जब हमारे यहाँ विभीषण थे तो हमने मौका चूका है, हम उसको स्वीकार करते हैं। पर जो लोकतांत्रिक आस्थाओं की बात करते हैं, जो अभिव्यक्ति की आजादी के कथित तौर पर पक्षधर बनते थे, उन्हें विधायकों को खरीद कर सरकार बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? वो लोग तो कहते थे 5 साल विपक्ष में कह रहे थे आपसे, आपके जुड़ने से पहले कि एज अ ओपनर उन्होंने स्टार्ट किया बोलना। उससे पहले हम जब सत्र देखते थे तो उसमें 10-1 विधायक बोल लेते थे, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष बोलते थे। ये इसके पीछे की कोई वजह है स्पेशल कुछ, या नॉर्मल था? वो तकनीकी कारण है उसके मामले में, क्योंकि मुझे उतना संसदीय ज्ञान नहीं है। हालांकि परंपरा अभी तक यही रही है कि नेता प्रतिपक्ष विधायकों की चर्चा के बाद बोलते हैं, ये बात को मानता हूँ, मगर कहीं ना कहीं परंपरा टूटी नहीं है, अन्यथा स्पीकर उसकी इजाजत नहीं देते यदि परंपरा टूटी तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। ब्रिजेश जी, तो दोनों अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी पार्टी को बचाने की पुरजोर कोशिशें कर रहे थे, लेकिन साफ देखा, चाहे वो पत्रकार हो चाहे जागरूक आम जनता, उन्होंने समझा कि आखिर क्यों, जैसे कि आपने भी कहा, कहीं ये फ्लोर मैनेजमेंट तो नहीं था कि आपने आपस में ही समझ लिया हो, क्योंकि ना आक्रामक विपक्ष दिखा, ना विपक्ष के नेता, छोटी मोटी नोकझोंक जरूर दिखाई दी। आपने ना कोई ऐसे कमेंट्स किए जिससे सरकार घिरे और वो जवाब दें। हाँ, ये जरूर हुआ कि जैसे अभी सिसोदिया जी ने कहा कि ओपनर के तौर पर उन्होंने बोलना शुरू किया और उन्हें रुकना पड़ा, क्योंकि शिवराज जी ने कहा था कि आप मेरी भी बात सुनकर जाइएगा। देखिए पारुल, विपक्ष के पास बहुत अच्छा मौका रहता है, सदन में वो अपनी जनता के मुद्दों की बात रख सकते हैं। हर विधायक के पास ऐसा मौका रहता है। इसके बाद जब सदन नहीं चलता है तो विपक्ष हमेशा कहता है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही, लेकिन सदन ही एक वो चीज़ है जहां वो अपनी बात पूरी निडरता के साथ, तथ्यों के साथ रख सकता है और सरकार को मजबूर कर सकता है कि उन्होंने जो बात कही है यदि उसमें सही है तो सरकार घिरती जाती है और उसको अपने कई बार डिसीजन भी बदलना पड़ते हैं और कार्रवाइयाँ भी करना पड़ती हैं। यदि विपक्ष के तथ्यों के आधार पर ऐसा लगता है, वो तथ्य रखते हैं विधायक वहाँ पे कि ऐसा हो रहा है, यदि मान के चलिए भ्रष्टाचार का ही कोई मामला है तो विधायक बाकायदा तथ्य लेके आते हैं कि इस तरह से गड़बड़ी हुई है, तो मजबूर में सरकार को, सदन को वहाँ से जांच के आदेश देना पड़ते हैं। हम देखते हैं कई बार अधिकारियों पर निलंबन तक की कार्रवाई होती है, उन पर गाज तक गिर जाती है, जाँच कमेटी बन जाती है, विधायक भी उस जाँच कमेटी में शामिल हो जाते हैं। तो ये जो मौका है विपक्ष के पास, जो सदन जब तक चलती रहती है, तो उसको उस आधार पर तथ्यों के साथ सदन में आना चाहिए, तैयारी करके आना चाहिए। तो इससे ऐसा लगता है कि इतने लंबे समय के बाद यदि सदन शुरू हो रहा है और कांग्रेस उस तथ्यों के साथ बात नहीं कर पा रही, तैयारी के साथ बात नहीं कर पाई, तो निश्चित तौर पर उसने होमवर्क नहीं किया। ये वैसे ही है कि साल भर बच्चा इंतजार करता रहा कि परीक्षा आएगी तब पढ़ लूंगा, परीक्षा आएगी तब पढ़ लूंगा, और परीक्षा सिर पे आ गई और वो तैयारी नहीं कर पाया और फेल हो गए। ऐसी स्थिति मुझे लगता है कि कांग्रेस की हो गई और कमलनाथ जी की हो गई। उन्होंने कहा कि जब सदन चलेगी तब हम तैयारी कर लेंगे, और जब सदन अचानक चलने की वो उनको उम्मीद नहीं होगी कि कोरोना काल में ये भी सदन चले, कुछ दिन चलेगा, तो वो तैयारी नहीं कर पाई कांग्रेस, जिससे उसके करके आना चाहिए था, इस कारण वो फेल हो गई। बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी। मुझे माफ़ कीजिएगा दर्शकों, लेकिन ये सच और ये सही एग्जाम्पल होगा कि एक ऐसा स्टूडेंट जो साल भर नहीं पढ़ता है और एंड में जब एग्जामिनेशन सामने होते हैं तब वो सोचता है वो पढ़ ले, तो उसकी तैयारी प्रॉपर नहीं हो पाती है। कुछ ऐसा ही कमलनाथ जी के साथ भी हुआ। बोलना शायद बहुत कुछ चाह रहे होंगे, लेकिन वो होमवर्क नहीं किया होगा जो लेकर उन्हें सदन में पहुंचना था। फिर ओपनर के तौर पर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। अब जाहिर है जब शुरू किया तो उतनी तैयारी नहीं रही होगी, इसलिए वो सिर्फ अपनी 15 महीने के जो कार्यकाल है उसको अच्छा बताते हुए नजर आए। जिन मुद्दों को उन्हें घेरना चाहिए था, जो मौका उन्हें मिला, शायद वो चूक गए। जिस तैयारी के साथ, अगर वो आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ सरकार को घेरते तो सरकार को भी जवाब देने पड़ते।
इधर हम देख रहे थे कि आज जब बात हुई तो यूँ लगा कि शिवराज जी आक्रामक दिखाई दिए कमलनाथ जी की उन बातों को जो उन्होंने 2 दिन पहले कही थी, लेकिन सरकार को जो अपना पक्ष रखना था, उनमें जिन मुद्दों पर बात करनी थी, जो फ्यूचर बताना था, क्या रोड मैप होगा आगे, उस पर बात नहीं की गई, या फिर यूं कहें कि सरकार को बचाते हुए नजर आए। वजह जो भी हो, लेकिन जो उम्मीदें जनता को थी मध्य प्रदेश की कि सदन में जनता के मुद्दों पर बात होगी, कुछ हल निकल कर आएगा, या फिर महंगाई पर बात होगी, ऐसा बहुत ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।